नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक कृतिका का पाठ 2 पढ़ेंगे। मेरे संग की औरतें। पाठ 1 आपका इस जल प्रलय में पढ़ने के लिए है, उसके प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, वो केवल पढ़ने के लिए है, रीडिंग हैबिट के लिए है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका हैं मृदुल गर्ग। लेखिका हैं मृदुल गर्ग। अब सुनिए, कहानी सुनिए। मेरी एक नानी थी। जाहिर है मतलब होगी ही नानी तो। पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया कि उसके अंदर क्या था। वो दर्द बाद में समझ आया। ये नानी से सब कहानियाँ सुनते हैं, ये पुरानी प्रचलित ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। जो हमारे नानी नाना दादी ये सब हमें कहानी जो सुनाते हैं उनमें शिक्षा छुपी होती है। तो ये लेखिका कहती है कि हमें ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस नानी के बारे में बहुत कुछ सुना है। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दे में रहती थी वो, और अनपढ़ भी थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, वहाँ से वापस आने के बाद उन्हीं की तरह जीवन जीने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने उसको जो विलायती रीति रिवाज थे उनको नहीं अपनाया। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया कि मुझे ये चाहिए या ये पसंद है या ये नहीं पसंद है। मीन्स वो अपना सादा जीवन ऐसे ही जीती रही जैसा उनका मन था। उन्होंने विलायती रीति रिवाज नहीं अपनाए और ना कभी अपनी कोई इच्छा और कोई पसंद नापसंद थोपी। पर जब कम उम्र से नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी, कि एकदम से वो डर गई, घबरा गई। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से ही मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं? इनकी क्या इच्छा हो सकती है उनसे बात करने की? क्या बात करेंगी? पर नाना ने वक्त की कमी और मौके को नजाकत की लाज रखी। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, और सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया कि लो भाई बात कर लो। हुजूर में पेश कर दिया मीन्स उनके सामने ला दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। क्या कहा नानी ने? उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। दोस्त को कहा, नाना के दोस्त को कहा, प्यारेलाल शर्मा को, कि आप मेरी लड़की के लिए वर चुनेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से मीन्स इनके विलायती दोस्तों से किसी से ना हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून होगा कि भाई उनको स्वतंत्रता सेनानी इतने पसंद होंगे। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी, अपने ख्यालों में तो आज़ाद रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही।
पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अब वो भी मजबूर ना होकर, विलायती रीति रिवाज न अपनाकर, अपने मन से जो उनके मन को खुशी मिलती थी ऐसे रहती थी। इसका मतलब है वो स्वतंत्र रहती थी, अपने विचारों के अनुसार रहती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था कि भी इस इम्तिहान में नहीं बैठोगे क्योंकि आपने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है। और जिसकी जेब में पुश्तौनी पैसा धेला एक नहीं था, जेब में कुछ भी नहीं था, गरीब थे। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चक्का खा जाती, चनका खा जाती। रात भर मतलब इतनी कमज़ोर थी वो कि उनकी कमर में ये एक कहावत हो गई कि भाई वैसे तो कॉटन की खादी की साड़ी इतनी भारी नहीं होती, लेकिन ये दर्शाया गया कि वो बहुत कमज़ोर थी। रात रात भर जाग कर वे अपने पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि भाई ये जो साड़ी पहननी है इसकी प्रैक्टिस करती। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी, कि कुछ नहीं कर सकती, इसको तो एक कपड़े की तरह धो पोछो, साफ करो और रख दो छीके पे। गनीमत वही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी 2 वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे कि उनके घर भी साहब आते थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, और नाना तो थे ही साहब, विलायत से आए थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, सबसे बड़े प्रशंसक। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। चाहे वो जितना मर्जी स्वतंत्रता सेनानी था बेटा, लेकिन किसकी चलती थी? ससुर की। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, अपनी बेटी उनको दी। अपनी माँ के बारे में बात कर रही है ये। उससे रोमांचक क्या कोई प्रिय कथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म की ओर गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी ख्वाहिश, अपनी शख्सियत थी, अपना था उनका अपना हिसाब, अपने हिसाब से। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनके ये चरित्र बताया गया है कैसा था, उनके गुण बताए गए हैं क्या थे उनमें। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई कोई ऐसा काम उनसे नहीं करा सकते। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। जो पूछते थे, राय मांगते थे, फिर उसको फॉलो भी करते थे, उसको निभाते थे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और पृष्ठ 16 से कल शुरू करेंगे। आप इसके कठिन शब्द लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे। पढ़ने की प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब आप अभ्यास करते हैं पढ़ाई का, पढ़ने का, तो आपको इसमें आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप इसके उत्तर बनाएंगे प्रश्नों के। इसलिए इसको अवश्य पढ़ें, और पेज 16 से हम कल फिर शुरू करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।